आज के एपिसोड में हम जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे। जुरिस्डिक्शन क्या होती है, कितने अलग अलग तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है और उससे रिलेटेड जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उनको पढ़ेंगे। हालांकि जुरिस्डिक्शन एक एपिसोड में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि अलग अलग प्रकार की जुरिस्डिक्शंस होती हैं, तो वी विल ट्राई एंड कवर इट इन 2 और 3 एपिसोड्स। आज के एपिसोड में सबसे पहले शुरू करते हैं कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर बात की जाए डेफिनेशन की तो कोड में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड इन द सीपीसी। ठीक है जी, दैट इज क्लियर। उसके बाद अनदर फैक्ट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि ये 2 लैटिन वर्ड से मिलके बना है, जुरिस्डिक्शन शब्द है जो, वन इज जूरिस एंड अदर वन इज डिक्टो, जिसका मतलब होता है आई स्पीक बाय द लॉ। ठीक है, देखो ये सब चीजें ना, इफ यू राइट इन योर आंसर्स इन योर मेंस तो दिस विल गिव यू एन एज। जुरिस्डिक्टो और ये जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन आ गया एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे रनिंग, स्ट्रेट अवे जंपिंग ऑन दी टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन या सीपीसी क्या बात करते हैं जुरिस्डिक्शन के बारे में, अगर पहले वाला पैराग्राफ हम इस बात पे डेडिकेट करें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भैया कोड में डिफाइन नहीं है लेकिन लैटिन वर्ड से मिलके बना है, देन यू डिफाइन इट इन अ सिंपल मैनर, सिंपली इसका क्या मतलब हो सकता है, एंड देन यू कम टू द काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड योर मेन आंसर बॉडी। तो अगर इंट्रो इस तरीके का होगा तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू एन एज, बिकॉज हो सकता है ज्यादातर लोग ये सब चीजें इंट्रोड्यूस ना कर पाए, वहां पर यू विल ऑलवेज हैव एन एज। तो ये छोटे छोटे एज, मान लीजिए 1-2 नंबर का एज यहां पर आपको मिल गया, तो ये छोटे छोटे जो एज हैं वही आपके स्कोर को ऊपर लेकर जाते हैं। चलिए, तो देखा जाए तो मैंने आपको बोला कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस और डिक्टो, जिसका मतलब होता है आई स्पीक बाय द लॉ। अब सवाल ये उठता है, चलिए ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जुरिस्डिक्शन है क्या? देखो सिंपल सी बात है, हर कोर्ट की अथॉरिटी होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे लेके आते हैं, यहां पे बताते हैं। हर कोर्ट की अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, किस चीज की? टू हेयर एंड डिसाइड द इशू, कि जो भी इशू उनके सामने आया है उसको वो पहले सुने और उसके बाद वो डिसाइड कर सकें। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ दिस अथॉरिटी, ध्यान से सुनिएगा, द एक्सटेंट ऑफ दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अपनी डेफिनेशन बन गई। देखिए मैं अब बताता हूं आपको, यहां से शुरू करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हेयर एंड डिसाइड द इशू इज जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हर कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो केस को सुने, डिसाइड करे, जो भी इशू उसके सामने आया है। तो उस अथॉरिटी का जो एक्सटेंट है, उसके पास अथॉरिटी है भी या नहीं है, एक्सटेंट कितना है, कितना सुन सकता है, वो क्या कहलाता है? आपका जुरिस्डिक्शन कहलाता है। तो दिस इज अ सिंपलर डेफिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर अब हम बात करें कि जुरिस्डिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो जुरिस्डिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। टाइप 1 जिसको हम बोलेंगे दैट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, सेकंड इज योर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, एंड थर्ड इज योर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देखिए सब्जेक्ट मैटर हम बहुत डिटेल में पिछली क्लास में कर चुके हैं, पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, तो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। आई होप यू नो व्हाट सब्जेक्ट मैटर इज। तो सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर को ट्राई करने के लिए। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। मान लीजिए डाइवोर्स का मामला है, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? पर्सनल हो गया। अब डाइवोर्स का मामला एक सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका जवाब हमें ढूंढना है। तो डाइवोर्स कहां पर जाएगा? फैमिली कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमें यहां से पता चल गया कि भैया डाइवोर्स की जुरिस्डिक्शन किसके पास है? फैमिली कोर्ट्स के पास है, वो नॉर्मल सिविल कोर्ट के पास नहीं है।
ठीक है, फैमिली कोर्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर से हम तय कर रहे हैं ना कि कौन सी कोर्ट उसको अथॉरिटी रखती है उस पर्टिकुलर मैटर को ट्राई करने के लिए। हम सब्जेक्ट मैटर से डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इंसॉल्वेंसी का मामला है, ठीक है, तो कहां पर जाएगा? क्या उस नॉर्मल सिविल कोर्ट में आएगा? द आंसर इज अगेन नो। कहां पर जाएगा? इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, वो किस बात पे निर्भर करता है? सब्जेक्ट मैटर पे। सब्जेक्ट मैटर क्या है? इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी कौन से ज्यूरिसडिक्शन में जाता है? इंसॉल्वेंसी कोर्ट में। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है व्हेन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, भाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है भी या नहीं टू हियर एंड डिटरमाइन, वही जो मैं पिछले उसमें बोल रहा था, टू हियर एंड डिसाइड। एक पर्टिकुलर कोर्ट उसको सुनने और डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है, वो किस बात पे निर्भर करता है? वो सब्जेक्ट मैटर पे निर्भर करता है। तो दैट इज योर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब आते हैं पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि लॉ में, एंड इफ यू टॉक अबाउट सीपीसी, जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसके नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो इनकी ना हायरार्की क्रिएट कर दी गई है कि आप इतने से इतने तक का मामला देखेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन को किसी स्टेट में बोल दिया गया कि आप भैया 3 लाख तक का मामला देखेंगे बस। अगर 3 लाख तक का मामला है तो जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। उसके बाद मान लीजिए लिमिट कर दी कि 3 लाख से लेके 20 लाख कौन देखेगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन। और यहां पर इन्होंने मान लीजिए तय कर दिया कि 20 लाख से 2 करोड़। तो इस तरीके से हर कोर्ट का उन्होंने एक पेक्यूनियरी लिमिट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि ये 2 करोड़ तक का होगा, तो हर कोर्ट का एक पेक्यूनियरी उन्होंने लिमिट बना दी कि भैया इस लिमिट का जो मामला होगा वो इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाएगा। तो दैट इज योर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शंस हैं इसमें, सेक्शन 6 जो कि पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, तो आप एक बार सेक्शन 6 पढ़ेंगे, दैट इज योर होमवर्क। और सेक्शन 15, सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कि कोई भी मामला जाएगा वो सबसे पहले लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएगा, तो वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी। ठीक है जी, अब आते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हालांकि हमने जब ओवरव्यू किया था तो हम ये देख चुके हैं और इसे हम काफी डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैं यहां पर फिर से बता देता हूं कि एक मामला कौन सी टेरिटरी में है। मान लीजिए प्रॉपर्टी का मामला और प्रॉपर्टी यहां पर सिचुएटेड है, तो ये इसकी टेरिटरी है कोर्ट की। ठीक है, ये कोर्ट है अपना, ये कोर्ट है, ये प्रॉपर्टी है जिसको लेके मामला है, और ये टेरिटरी है इस कोर्ट की। तो इस टेरिटरी में आने वाला कोई भी मामला होगा वो इस कोर्ट के पास जाएगा। ये दूसरी टेरिटरी का कोर्ट हो गया, ये कोर्ट अपनी दूसरी वाली, तो ये यहां पर नहीं जाएगा। तो टेरिटरी किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, दैट इज इन सेक्शन 16 टू सेक्शन 20। ठीक है, वो हम डिटेल में पूरा उसके ऊपर एक एपिसोड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन से। सीपीसी में सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को लेकर कहां पर बात कही गई है, सब फंडा हम काफी डिटेल में करेंगे। चलो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो स्किप हो सकती हैं चीजें। सेक्शन 9 को गेटवे टू द सीपीसी कहते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट ऑफ द सीपीसी। भाई सीपीसी में एंटर करने के लिए जो एंट्री पॉइंट है या जो गेटवे है वो सेक्शन 9 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये किस तरीके से गेटवे एंट्री पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम जाते हैं एक लीगल मैगजीन पे, ऊबी जस ईबी रेमीडियम। ऊबी जस ईबी रेमीडियम का क्या मतलब है? ऊबी जस ईबी रेमीडियम का मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। भाई जहां पर भी कोई राइट होगी वहां पर उस राइट के इन्फ्रिंजमेंट पर एक रेमेडी होगी, ताकि उस इन्फ्रिंजमेंट को रोका जा सके, या फिर उस इन्फ्रिंजमेंट में, मतलब कुल मिला के एक रेमेडी होगी। ठीक है जी, चलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या रेमेडी देना सफिशिएंट है? नो,
आपको इफेक्टिव रेमेडी देनी पड़ेगी। और इफेक्टिव रेमेडी से मेरे कहने का क्या मतलब है? इफेक्टिव रेमेडी से कहने का मतलब है कि ये सफिशिएंट नहीं होगा कि आपने सिर्फ ये बता दिया कि ये राइट है और अगर राइट इन्फ्रिंज होती है तो ये रेमेडी है, ये आपने बता दिया। दिस विल नॉट बी सफिशिएंट, नो। आपको एक इफेक्टिव प्रोसीजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, एक इफेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको यह बताए कि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज होता है और आपको रेमेडी लेनी है तो आपको ये प्रोसीजर, ये मैकेनिज्म फॉलो करना है। ठीक है, ये जो प्रोसीजर और मैकेनिज्म है ये हमें बताता है सीपीसी। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो सीपीसी कॉम्प्लीमेंट्स द सब्सटैंटिव लॉ। इसका क्या मतलब है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको राइट्स बताई गई हैं आपकी, वो राइट अगर इन्फ्रिंज हो जाए तो रेमेडीज बताई गई हैं, सिर्फ इतना ही बताया ना। लेकिन आपने ये तो बता दिया राइट क्या होंगी, रेमेडीज क्या होंगी, ये नहीं बताया कि रेमेडीज मिलेंगी कैसे। उसके लिए आपको एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। और ये जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है ये बताया गया है सीपीसी में कि भैया ये प्रोसीजर होगा, सिविल प्रोसीजर कोड, ये प्रोसीजर होगा जिस प्रोसीजर से आप अपनी रेमेडी ले सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो सीपीसी है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको? सब्सटैंटिव लॉ को। सब्सटैंटिव लॉ कौन सा है यहां पर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई हैव टोल्ड यू इन द पास्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजरल लॉ है सीपीसी, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्सटैंटिव लॉ को। ठीक है, चलिए हो गई बात। अब ये तो क्लियर हो गया कि इफेक्टिव मैकेनिज्म हमें कहां से मिल गया? हमें मिल गया जी इफेक्टिव मैकेनिज्म सीपीसी से। लेकिन सीपीसी एक पर्टिकुलर कोर्ट पर, मान लीजिए एक कोर्ट है, इस पर्टिकुलर कोर्ट पर सीपीसी अप्लाई होगी या नहीं होगी, सीपीसी के तहत प्रोसीजर चलेगा या नहीं चलेगा, ये कब तय होगा? ये जब तय होगा जब इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये मामला आता हो। भाई जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, कॉम्पिटेंसी ही नहीं है उस मामले को ट्राई करने की, सुनने की, तो सीपीसी पिक्चर में आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? जुरिस्डिक्शन। और जुरिस्डिक्शन बताया गया है सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी ये बताता है कि भैया सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होंगी अगर सेक्शन 9 की कंडीशंस फुलफिल हो जाए। तो कुल मिला के मैं सिंप्लीफाई करता हूं, सेक्शन 9 में ना मैं लेके जाऊंगा, बहुत डिटेल में हम सेक्शन 9 करेंगे, अभी के लिए इतना समझिए। सेक्शन 9 में ना कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो भैया सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कहा ऊबी जस ईबी रेमेडियम, मतलब राइट और रेमेडी से काम नहीं चलेगा, आपको इफेक्टिव मैकेनिज्म भी देना पड़ेगा। इफेक्टिव मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको क्या बताया? सीपीसी पिक्चर में आ गया। अब सीपीसी में एंट्री करने के लिए जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ेगी, तो वो जुरिस्डिक्शन हमें कौन बता रहा है? सेक्शन 9 बता रहा है। तो सीपीसी के तहत मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा वो कौन बताएगा? सेक्शन 9 बताएगा। इसलिए सीपीसी में हमें एंट्री कहां से मिल रही है? सेक्शन 9 से। ये मान लीजिए, मैं इसको फिगर से बताता हूं। मान लीजिए सिविल प्रोसीजर कोड है जी, ठीक है, आपको आपका, और ये आपका मामला है। अब आपके मामले में सिविल प्रोसीजर कोड से कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ठीक है, वो कैसे तय करेगा? वो तय करेगा सेक्शन 9। ये सेक्शन 9 है, दिस इज सेक्शन 9। ठीक है, अगर आपने यहां से एंट्री ले ली तो सीपीसी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, आपके मामले पर अप्लाई हो जाएगी। अगर यहां से एंट्री नहीं मिली तो सीपीसी अप्लाई नहीं होगी, सिविल कोर्ट वो मामला नहीं देख सकता। तो सेक्शन 9 क्या बता रहा है? सेक्शन 9 जुरिस्डिक्शन बता रहा है। और क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन बता रहा है, अगर जुरिस्डिक्शन होगी तो ही सीपीसी अप्लाई होगा, इसलिए इसे एंट्री पॉइंट कहा गया है कि जब तक भैया इस एंट्री पॉइंट से आप नहीं निकलेंगे तब तक सीपीसी विल नॉट अप्लाई, तब तक सिविल कोर्ट की उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं सेक्शन 9 कह रहा है। ठीक है, प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट एंड ओपन सेक्शन 9।
सेक्शन 9 कहता है हेडिंग देखिए, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ठीक है, कोर्ट हर सिविल सूट को ट्राई कर सकता है, हर सिविल सूट को ट्राई कर सकता है, कब तक? अगर वो बार्ड नहीं है तो। हेडिंग से ही हमें आइडिया लग रहा है। अब अंदर जाते हैं, देखिए क्या कहता है ये। सबसे पहले मार्क कर लीजिए शैल को, प्लीज मार्क इट। द कोर्ट शैल, अब मार्क कीजिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड हैव jurisdiction टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, इसको मार्क कर लीजिए, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, इसको हम इससे समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कोर्ट शैल हैव द jurisdiction टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। कोई भी सूट जो सिविल नेचर का है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लिए, जो भी सूट ऑफ सिविल नेचर का है, कोर्ट के पास शैल है, मे नहीं है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी उसको ट्राई करने की, अनलेस इट इज बार्ड। अगर कोई बार नहीं है, अनलेस इट इज बार्ड, अगर कोई बार नहीं है, और बार भी किस तरीके का, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। अगर कोई बार नहीं है, या तो एक्सप्रेस बार या इंप्लाइड बार, तो भैया कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी ही होगी, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी ही होगी। तो क्या हमें यहां से दो कंडीशंस पता चल रही हैं, मैं आपको वहां पे समझाता हूं। देखो सेक्शन 9 हमें दो कंडीशन बोल रहा है, टू कंडीशंस, और ये बोल रहा है इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन सिविल कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी, वो दो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन कि वो जो सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। देखिए दोबारा बेरेक्ट में देखिए आप क्या कह रहा है ये, देखिए what is he saying? ये बोल रहा है jurisdiction to try all suits of civil nature। तो सूट अगर सिविल नेचर का है तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जो पहली कंडीशन है कि वो जो सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड नहीं है। दिस इज कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, दो कंडीशन, पहली कंडीशन सिविल नेचर और दूसरी कंडीशन that particular suit shall not be barred। और बार भी किस तरीके के बता दिए इसने, एक्सप्रेस बार जो किसी स्टैच्यूट में दिया गया है, इंप्लाइड बार जो हम इंप्लाई करेंगे। इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे, तो इन सब शब्दों से आपको घबराना नहीं है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, सेक्शन 9 सिंपली हमें जुरिस्डिक्शन के बारे में बोलता है, और वो कहता है कि भैया ये दो कंडीशंस मैं दे रहा हूं, अगर आपने ये दो कंडीशन फुलफिल कर दी तो कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन। कोर्ट के पास शैल हैव द जुरिस्डिक्शन, मे नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट के पास शैल हैव द जुरिस्डिक्शन। इस शैल का क्या इन्फ्रेंस रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कंडीशन कौन कौन सी है? कंडीशन है जी, एक तो वो सिविल नेचर का होना चाहिए, अगर वो सिविल नेचर का ही नहीं है तो सेक्शन 9 के थ्रू उसे जुरिस्डिक्शन नहीं मिलेगी, जुरिस्डिक्शन नहीं मिलेगी तो सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो सिविल नेचर का सूट होना चाहिए। दूसरी, उस सूट को ट्राई करने का कोई भी बार नहीं होना चाहिए, ना तो एक्सप्रेस बार होना चाहिए और ना इंप्लाइड बार होना चाहिए। एक्सप्रेस अभी के लिए इतना समझ लिया, एक्सप्रेस जो क्लियरली दिया गया हो कहीं पर भी। भाई उदाहरण के तौर पे मेरे घर पे कोई गेस्ट आना चाह रहा है, उसने कहा यार मैं 2 बजे आऊंगा, क्या मैं आ जाऊं? मैं उसको क्लियरली मना कर दूं, भाई मेरे घर पे मत आइयो, आई डोंट वांट यू टू कम। ठीक है, मैंने उसको एक्सप्रेसली मना कर दिया, दिस इज एक्सप्रेस, क्लियर शब्दों में, क्लियर कट, नो इफ एंड बट, क्लियर कट मैंने उसको बोल दिया। अब देखिए इंप्लाइड क्या है, वो मुझसे कह रहा है यार मैं 2 बजे आ जाऊं, एंड मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूं, यार 2 बजे तो मैं सोता हूं यार, 2 बजे तो यार मेरे को वहां पे जाना है यार। मतलब मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरे शब्द हैं, उससे इंप्लाई किया जा सकता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर पे आओ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस और इंप्लाई हो गया। तो मैंने आपको बोला 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन वो सिविल नेचर का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन
उसके ऊपर किसी तरीके का बार नहीं होना चाहिए, और बार भी कौन सा, ना इम्प्लाइड बार और ना एक्सप्रेस बार। ठीक है, अब हम गाड़ी को आगे लेके जाते हैं। देखिए शैल का क्या, यहां से मैंने कहा था ना शैल को भी हम स्टडी करेंगे। देखिए जो शैल होने से क्या हो रहा है, शैल का मतलब दो तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम कोर्ट की दृष्टि से देखें, पर्सपेक्टिव ऑफ द कोर्ट, तो शैल का मतलब है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट राइट है, सॉरी इनहेरेंट पावर है टू ट्राई द सिविल सूट। उसे ये पावर किसी से लेने की जरूरत नहीं है, शैल शब्द के कारण ये इनहेरेंट पावर कोर्ट के पास आ जाती है। और दूसरा, अगर हम पार्टी की पर्सपेक्टिव से देखें तो पार्टी के पास ये इनहेरेंट राइट है कि अगर उसकी राइट इन्फ्रिंज हो रही है, इनहेरेंट राइट है कि इफ एनी राइट इज इन्फ्रिंज्ड एंड ही वांट्स टू सीक रेमेडी, देन ही कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द ट्रायल एंड डिसीजन इन दिस मैटर। ठीक है, तो इसके पास तो इनहेरेंट राइट होगी। जैसे ही इसकी राइट इन्फ्रिंज हुई तो इसका राइट है कि ये कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटाए, कोर्ट मना नहीं कर सकता इसको, और साथ में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सूट को ट्राई करे। तो शैल का मतलब यहां से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो जजमेंट्स हैं जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए और अगर आप अपने आंसर्स में उनको लिखते हैं तो एक एक्स्ट्रा एज अगेन आपको मिलेगा। द फर्स्ट वन इज अब्दुल, एक सेकेंड यार, अब्दुल गफार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मैं यहां पे यूके लिख रहा हूं लेकिन आपको पूरा लिखना है, नेवर राइट शॉर्ट फॉर्म्स। स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2008 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। दूसरा केस है RSRTC वर्सेस बाल मुकुंद बेरवा, और ये मामला है 2009 सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इन दोनों केसेस में मेजरली दोनों में ऑलमोस्ट एक ही बात कही गई थी, मतलब जो अभी वाले कंटेक्स्ट में है जिसको हम देख रहे हैं। पहली बात ये कही गई थी कि कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होगी, जो मैंने कहा आपको, कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होगी अनलेस इट इज बार्ड, अनलेस बार्ड, अगर कोई रुकावट नहीं है तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है। दूसरा, द पार्टी हैज ए इनहेरेंट राइट, पार्टी के पास इनहेरेंट राइट होगी टू अप्रोच द कोर्ट टू फाइल अ सूट, और यहां पर भी अनलेस बार्ड। अगर कोई रुकावट नहीं है तो पार्टी के पास क्या है, इनहेरेंट राइट है कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, और कोर्ट के पास क्या है, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है। तीसरी बात इसमें कही गई कि जिस कोर्ट में मामला आता है उसको प्रिज्यूम करके चलना है कि जुरिस्डिक्शन है, तो जुरिस्डिक्शन के पक्ष में पलड़ा भारी है क्योंकि प्रिजम्पशन दे दी। अगर कोई व्यक्ति अपोज कर रहा है कि नहीं जनाब इसके पास तो आपके पास तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं इस मामले को सुनने की, आप गलत सुन रहे हो, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर है जो जुरिस्डिक्शन को अपोज कर रहा है। अदरवाइज कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगा कि जनाब मेरे पास इस मामले को सुनने की प्रिजम्पशन है, जो भी मामला उसके पास आता है। सो द लॉ इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स the court having the jurisdiction. Instead of excluding the jurisdiction, instead of exclusion of the jurisdiction, the court is inclined towards giving jurisdiction. इसलिए वो कह रहा है कि आप presume करके चलें कि आपके पास jurisdiction है। अगर किसी पार्टी को आपत्ति है तो burden of proof उसके ऊपर है, वो प्रूव करे कि नहीं jurisdiction आपकी नहीं है इस मामले में। ठीक है जी। तो आई होप सेक्शन 9 का जो पहला पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आई एम सॉरी आई एम बीइंग रिपीटेटिव। द रीजन आई एम बीइंग रिपीटेटिव इज ताकि आपको साथ के साथ चीजें याद हो जाएं। तो अगेन मैं सेक्शन 9 को दोबारा आपको बता देता हूं। अभी तक हमने सेक्शन 9 में दो चीजें देखी हैं कि भैया कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, शैल शब्द का उपयोग किया गया है अगर दो कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो। और दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि जो सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन है कि नो बार, कोई बार नहीं होना चाहिए। किस तरीके का? एक्सप्रेस बार और इंप्लाइड बार, किसी भी तरीके का बार नहीं होना चाहिए उसकी जुरिस्डिक्शन पर। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल्ड हैं तो सेक्शन 9 कहता है कि शैल शब्द का उपयोग होने के कारण सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो हर तरीके का सिविल मामला देख सकता है। ठीक है।
अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर ना अगला सवाल ये आता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर जो होगा वो सिविल कोड ट्राई करेगा। ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब क्या है? पहला सवाल अपना ये है। ठीक है, दूसरा सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि भैया यहां पर इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि सूट ऑफ सिविल नेचर है? वो ये भी तो लिख सकते हैं ना सिविल सूट, सिर्फ सिविल सूट भी तो लिखा जा सकता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे भी तो लिख सकते थे दी कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, ऑल सिविल सूट्स। लेकिन इन्होंने क्या लिखा डायरेक्ट में? द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो ये ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात ना करके हम ये भी तो लिख सकते थे कि ऑल सिविल सूट्स। ठीक है, ये हो सकता था, तो क्यों नहीं हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविल सूट का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई राइट थी, वो इन्फ्रिंज हो गई। ठीक है, सब्सटैंटिव लीगल राइट और उसका वॉल्यूशन, कॉज ऑफ एक्शन हो गया क्रिएट। अब आप कोर्ट में आए। देखिए, जब कोर्ट इस मामले को डिसाइड करेगा तो उसके पास अलग अलग इश्यूज होंगे। तो अगर इशू सिर्फ लीगल राइट का इशू है, अगर इशू सिर्फ लीगल इशू है, तो यह कहलाएगा सिविल सूट। जो इशू कोर्ट को ट्राई करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीगल इश्यूज हैं, तो वो कहलाएगा सिविल सूट। लेकिन वहीं पर कोर्ट को डिसीजन के लिए अलग अलग इश्यूज ट्राई करने पड़े और उसमें मान लीजिए 3 इश्यूज हैं, 1, 2, 3। नंबर 1 इशू इज अ लीगल इशू, नंबर 2 इशू इज अ लीगल इशू एंड नंबर 3 इज नॉन लीगल इशू। ये नॉन लीगल इशू है, ये कोई सोशल इशू भी हो सकता है और ये कोई रिलीजियस इशू भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर सिर्फ लीगल इशू होगा तो वो प्योर सिविल सूट होगा, प्योर सिविल सूट। लेकिन क्योंकि यहां पर लीगल इश्यूज हैं प्लस नॉन लीगल इशू है, तो ये क्या हो गया, सूट ऑफ सिविल नेचर। एक ऐसा सूट जो कि प्योर सिविल सूट नहीं है लेकिन उसका नेचर कैसा है, सिविल जैसा। प्योर कब होता, जब ये नॉन लीगल इशू होता ही नहीं, ये बिल्कुल हटा देते हम तो ये प्योर सिविल सूट हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि एक नॉन लीगल इशू भी इन्वॉल्व है तो ये सूट अब प्योर सिविल सूट नहीं रहा, ये कैसा हो गया, एक ऐसा सूट जिसका नेचर सिविल जैसा है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इन्होंने जो शब्दों का उपयोग किया, इन्होंने कौन से शब्द उपयोग किए, इन्होंने कहा ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। इससे हुआ क्या, इससे देखिए एक्सपेंसिव ज्यूरिसडिक्शन हो गई। उन्होंने जो ज्यूरिसडिक्शन था उसको एक्सपैंड कर दिया। कैसे एक्सपैंड कर दिया, उन्होंने कहा भाई जो सिविल कोर्ट है ना, उन मामलों को तो ट्राई करेंगे ही करेंगे जिसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है सिर्फ, लेकिन उनको भी ट्राई करेंगे जिसमें लीगल इशू के साथ साथ कोई नॉन लीगल इशू भी शामिल होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन को क्या किया, एक्सपैंड कर दिया। अगर वो सिर्फ उपयोग करते सिविल सूट, मैं दोबारा से बता रहा हूं प्लीज पे अटेंशन, अगर वो सिर्फ यूज करते सिविल सूट तो इसका रिजल्ट क्या होता कि सिर्फ ये वाले मामले कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते। लेकिन इनको ये भी लेने थे, एक्सपैंड करनी थी ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन को एक्सपैंड करना है तो शब्द कौन से उपयोग किए उन्होंने, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। जैसे ही उन्होंने ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर का उपयोग किया तो वो सब मामले भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आ गए जो लीगल के साथ साथ नॉन लीगल इशू भी अपने साथ शामिल रखते हैं। पहली चीज क्लियर। लेकिन यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान करनी है, हमें क्या टेस्ट फॉलो करें जिससे हमें यह पता चल जाए कि भैया ये सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर है भी या नहीं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में SCN लिख रहा हूं, सूट ऑफ सिविल नेचर। भाई कोई तो टेस्ट होना चाहिए ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए लीगल इशू है। देखिए मैं इसको दोबारा से बताता हूं यार, आई एम ट्राइंग डिफरेंट वेज टू रीच टू द सेम पॉइंट ताकि आपका ये फंडा क्लियर हो जाए। मान लीजिए लीगल इशू आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है,
और इस लीगल इशू के डिटर्मिनेशन के लिए आपको नॉन लीगल इशू भी डिटरमाइन करना है। लेकिन मेन इशू कौन सा है? ये वाला है। तो हमें चेक करना है कि मेन इशू कौन सा है। एक पर्टिकुलर केस में ये इश्यूज हैं, इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये लीगल इशू है, ये नॉन लीगल है, ये भी नॉन लीगल है और ये भी नॉन लीगल है। तो देखा जाए तो 3 नॉन लीगल इशू हैं और ये लीगल इशू है। तो अगर हम इसको प्राइमा फेस ही देखें तो आपको लगेगा कि यार मेनली तो इसमें नॉन लीगल इशू ट्राई कर रहा है, लीगल इशू तो बहुत कम है। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, हमें यह देखना है कि डोमिनेंट इशू कौन सा है। मतलब कौन से इशू के लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या इस इशू के लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? अगर हमने इस लीगल इशू के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसका जवाब ढूंढने के लिए अगर हमें इन इश्यूज पर भी जाना पड़े, बेशक ये इश्यूज नंबर में ज्यादा हैं, तो भी ये लीगल इशू मेन होने के कारण सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगा। तो हमें क्या देखना है कि मेन इशू कौन सा है, डोमिनेंट इशू कौन सा है। और ये टेस्ट हमें पता चलता है, आई विल कोट यू द नेम ऑफ द जजमेंट, just give me a second. Yes, name of the judgment is most revered PMA Metropolitan and others versus Moranmar Mathama 1995 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें सूट ऑफ सिविल नेचर के टेस्ट के बारे में उन्होंने कहा। अब देखिए टेस्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। टेस्ट ये है, सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं। इश्यूज इन्वॉल्व, ठीक है, उनको फिगर आउट कीजिए। मान लीजिए इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 4, ये कर लिया आपने। उसके बाद देखिए कि लीगल इशू कौन कौन सा है। मान लीजिए ये लीगल इशू है, ये भी लीगल इशू है, ये नॉन लीगल इशू है और ये नॉन लीगल इशू है। ठीक है, ये अब आपके सामने इश्यूज आ गए हैं कि कौन कौन से इश्यूज कोर्ट को डिसाइड करने हैं। अब आपको ये देखना है स्टेप 2 में कि इन 4 इश्यूज में से डोमिनेंट इशू कौन सा है। डोमिनेंट इशू कौन सा है? अगर डोमिनेंट इशू ये है या ये है तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर SCN नहीं होंगे। अगर डोमिनेंट इशू ये हैं लीगल इश्यूज तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। और उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? हमें कॉज ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा भैया इसकी राइट कौन सी इन्फ्रिंज हुई है। अगर जो राइट इन्फ्रिंज हुई है वो लीगल राइट है तो इसका मतलब डोमिनेंट इशू क्या हुआ? लीगल इशू हुआ। तो हमें कॉज ऑफ एक्शन से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सी इसकी राइट इन्फ्रिंज हुई है। अगर जो राइट इन्फ्रिंज हुई है वो लीगल राइट है तो वो लीगल इशू होगा। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, एंड दैट इज कि जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो अगर पिथ एंड सब्सटेंस उस इशू का लीगल इशू है देन इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। और जो नॉन लीगल इश्यूज हैं वो पेरिफेरल इश्यूज हैं। मतलब उनको डिसाइड तो करना है, लेकिन किस लिए डिसाइड करना है? ताकि हम इस मेन मुद्दे को डिसाइड कर सकें। ये मेन मुद्दा है अपना जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, ठीक है। और इस मेन मुद्दे को डिसाइड करने के लिए हमें ये जो पेरिफेरल इश्यूज हैं ये भी डिसाइड करने पड़ेंगे। तो देखा जाए तो मेन मुद्दा कौन सा हुआ? रेड हुआ, विच वॉज लीगल इशू। तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। दिस विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें कुल मिला के टेस्ट में ये देखना है भैया कि पहले देखो इश्यूज कौन से हैं, उसके बाद ये देखो कि डोमिनेंट इशू कौन सा है, मेन इशू कौन सा है जिसके लिए कोर्ट में आए हैं। वो कैसे पता चलेगा? कॉज ऑफ एक्शन चेक करो। कॉज ऑफ एक्शन से हमें पता चलेगा भाई कौन सी राइट थी, कौन सी राइट इन्फ्रिंज हुई है, कैसे हुई है। अगर जो मेन राइट जो इन्फ्रिंज हुई है जिसके लिए आप कोर्ट में आए हो, जो आपका कॉज ऑफ एक्शन जो आप कोर्ट में लेकर आए हो, वो अगर लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट से लेकर है तो भैया वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। बेशक उस लीगल राइट को डिसाइड करने के लिए आपको साथ साथ में ये पेरिफेरल इश्यूज भी रिजॉल्व करने पड़े जो कि नॉन लीगल इश्यूज है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, ये टेस्ट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं यार। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है
कि एक मामले में राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हुई है, एक व्यक्ति की राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हुई है, वो कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट गया तो ये देखा गया कि ये जो क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी उसकी थी या नहीं थी, इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन ऑन अ रिलीजियस क्वेश्चन। ठीक है, गया वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके ही है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी थी या नहीं थी वो इंटायरली डिपेंड किस पे कर रहा है, एक रिलीजियस इशू पे या रिलीजियस क्वेश्चन पे। तो ये क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का राइट टू ऑफिस था, राइट टू ऑफिस का मतलब है किसी पद को लेकर कि भैया ये पद मेरा है, दिस पोजीशन इज माइन। ठीक है, और वो इन्फ्रिंज हो गया, वो कोर्ट में गया, लेकिन उसका राइट टू ऑफिस था या नहीं था, दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन अगेन अ रिलीजियस क्वेश्चन और अ रिलीजियस इशू। तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा क्या? ये दो क्वेश्चन अपने पास आ गए। इसको मैं थोड़ा सा और आपको ना एक्सपेंड करके बताता हूं, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इस इनफैक्ट पहले वाला भी उससे क्लियर हो जाएगा। देखो क्या हुआ कि एक मंदिर है, ये उसके जो चीफ प्रीस्ट हैं वो मिस्टर ए है। ठीक है, डन। अब इन चीफ प्रीस्ट को हटा दिया गया है, ही हैज बीन रिमूव्ड। नाउ ही हैज अप्रोच द कोर्ट स्टेटिंग कि सर मेरा तो राइट टू ऑफिस था, मेरा राइट था इस ऑफिस पर, ऑफिस ऑफ चीफ प्रीस्ट, मैंने कहा था ना पद। तो कोर्ट ने कहा भैया आपका राइट कैसे था? उसने कहा जनाब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसके तहत जो चीफ प्रीस्ट का पद है वो हेरिडिटरी से चलेगा और मेरे परिवार में ही रहेगा। इस मंदिर को लेके रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलते आ रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझने की जरूरत है। देखो उसका राइट टू ऑफिस है या नहीं है, वो क्लेम कर रहा है कि जी मेरा राइट टू ऑफिस है, मुझे दोबारा से चीफ प्रीस्ट बनाया जाए। उसका राइट टू ऑफिस है या नहीं है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि रिलीजियस प्रैक्टिस थी या नहीं थी। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसका राइट टू ऑफिस बच जाएगा। और अगर वो नहीं प्रूव कर पाता है कि इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिस थी कि हेरिडिटरी चलेगा, उसी के घर में रहेगा, और वो नहीं प्रूव कर पाता है तो भैया उसका राइट टू ऑफिस नहीं है। तो उसका राइट टू ऑफिस है या नहीं है वो किस बात पे डिपेंड करता है? रिलीजियस इशू पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एग्जांपल किस चीज का दिया है कि राइट टू ऑफिस है या नहीं है, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन अ रिलीजियस इशू। भाई इसका राइट टू ऑफिस चीफ प्रीस्ट का है या नहीं है, वो कंप्लीटली इस रिलीजियस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसका आंसर हमें मिलेगा एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 9। निकालिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 कहती है अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी को मार्क कर लीजिए और टू एन ऑफिस, राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। ठीक है, इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, वो सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगी, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट और सेरेमनीज। क्या बोल रहा है ये? सिंपल सी बात बोल रहा है कि भैया अगर किसी मामले में राइट टू प्रॉपर्टी का मामला हो, राइट टू प्रॉपर्टी का मामला हो या फिर राइट टू ऑफिस का मामला हो, ये दोनों मामले सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएंगे इवन इफ इनका डिसीजन इंटायरली डिपेंड कर रहा है किसी रिलीजियस क्वेश्चन पे, इंटायरली डिपेंड कर रहा है किसी रिलीजियस क्वेश्चन पे, रिलीजियस राइट पे, RITES, RIGH वाला नहीं, राइट्स प्रैक्टिसेस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उस पे डिपेंड कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक्सप्लेनेशन 1 अपने आप में ये क्लियर कर देता है कि अगर मुद्दा जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी का है या राइट टू ऑफिस का है, वो सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगा इवन इफ whether that person had the right to property or not, that question entirely depends on this question which is a religious issue.
ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि उसका राइट टू ऑफिस है या नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। तो राइट टू ऑफिस किस पर डिपेंडेंट हो गया? राइट टू ऑफिस डिपेंडेंट हो गया रिलीजियस प्रैक्टिस पे, जो कि एक नॉन लीगल इशू है, जो कि रिलीजियस इशू है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? सूट ऑफ सिविल नेचर ही बोलेंगे, और एक्सप्लेनेशन 1 इस बात को क्लियर करता है। अब एक कदम और आगे चलते हैं और एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। अब मुद्दा क्या है कि ये एक क्लब है, मान लीजिए दिस इज अ क्लब, ठीक है। इस क्लब के चेयरमैन है मिस्टर ए, और ये ऑनररी चेयरमैन है। ही हैज बीन मेड चेयरमैन इन ऑनर, ऑनररी चेयरमैन है। ध्यान से सुनेगा, इनकी कोई सैलरी नहीं है, इन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती, और इस ऑफिस की कोई फिक्स जगह नहीं है। मतलब इस चेयरमैन, जो ये चेयरमैन है, इनका कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है, ठीक है। अब इन चेयरमैन साहब को हटा दिया जाता है। तो क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगा? जब ये चेयरमैन साहब कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे जी मेरा तो राइट टू ऑफिस था और मुझे हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए गए कोर्ट में, इन्होंने कहा मेरा राइट टू ऑफिस था। दूसरी पार्टी आई कहती है जी राइट टू ऑफिस कुछ नहीं था जी इनका, इनको तो सैलरी भी नहीं दे रहे थे हम, इनको तो हम सैलरी भी नहीं दे रहे थे, तो ऑनरी पोस्ट पे थे। दूसरा, इनका तो कोई फिक्स्ड ऑफिस भी नहीं था, जिस ऑफिस की ये बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड ऑफिस इनको मिला ही नहीं था। मतलब ही वाज नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड ऑफिस फॉर दैट, ही वाज जस्ट ए चेयरमैन व्हिच वाज अ ऑनरी चेयरमैन। तो प्लेंटिफ का कहना यह है कि जी मेरा राइट टू ऑफिस था। डिफेंडेंट का कहना यह है कि जी ना तो हम इनको कोई सैलरी दे रहे थे, ना इनका कोई फिक्स्ड ऑफिस इनको दिया गया था। तो क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर है? अब हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन 2 में और वहां से हम इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है। For the purpose of this section, it is immaterial, please mark that, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place. सिंपल सी बात बोल दी कि भाई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस ऑफिस से उन्हें कोई फीस मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, या वो ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस पे था या नहीं था, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल स्टिल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। देखो ये क्या कहते हैं जनाब, ये कहते हैं जी मेरा राइट टू ऑफिस था और इन्होंने मेरा राइट टू ऑफिस छीन लिया, मुझे पोस्ट से हटा दिया। डिफेंडेंट ने आगे कहा जी हम तो इनको कोई सैलरी भी नहीं दे रहे थे, मतलब कोई फीस भी नहीं दे रहे थे, और इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस पे कोई ऑफिस भी नहीं था, मतलब यहाँ पे वो बैठे पर्टिकुलर काम करें, वो कोई उनका ऑफिस नहीं दिया गया था। तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 2 एक्सप्लेनेशन 1 की एक्सप्लेनेशन है। एक तो हमें यह समझने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन 1 की एक्सप्लेनेशन है। कैसे? क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 में राइट टू ऑफिस को लेके बात कही गई है, उसको और फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है और कह रहा है कि भाई अगर कोई फिक्स सैलरी नहीं थी राइट उस ऑफिस की, या उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी सूट ऑफ सिविल नेचर कहलाएगा, अगर जो मेन इशू है वो लीगल इशू है। ये लीगल इशू वाली बात हमें हर जगह आगे रखनी है। तो देखो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या कहा गया, मैं ऑफिस वाली बात करूंगा, प्रॉपर्टी वाली छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया कि अगर राइट टू ऑफिस का मामला है और वो मामला इंटायरली डिपेंड करता है किसी रिलीजियस इशू पे, तो भी वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, क्योंकि राइट टू ऑफिस का मामला था जो कि अपने आप में लीगल इशू है। बेशक इसका इंटायरली डिपेंड करता हो किसी रिलीजियस इशू पे, कोई बात नहीं। हम कोर्ट में किस लिए गए हैं? हम कोर्ट में गए हैं इसको लेके, इसके लिए न्याय मांगने गए हैं, ठीक है, राइट टू ऑफिस के लिए, हम इसके लिए नहीं गए, ठीक है। साथ में फिर एक्सप्लेनेशन 2 आ गया। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि भाई अगर इस राइट टू ऑफिस, जिस ऑफिस के लिए वो गए हैं कोर्ट में, उस ऑफिस की मान लीजिए कोई फीस या सैलरी नहीं मिल रही थी उन्हें, या वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर भी नहीं था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सूट ऑफ सिविल नेचर फिर भी कहलाएगा। आप ये नहीं कह सकते, डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता जनाब सैलरी तो मिल ही नहीं रही थी, बेशक ना मिल रही हो भाई, इट विल स्टिल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 बोथ आर क्लियर, ठीक है। अब करते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स सूट ऑफ सिविल नेचर को लेके। प्रॉब्लम्स में जाने से पहले हम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार देख लेते हैं, फिर अपना सेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर आराम से प्रॉब्लम्स इकट्ठी देख लेंगे, ठीक है। देखिए जब हम सेक्शन
9 कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरइन कंटेंट हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, ये हम समझ चुके हैं। सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है? एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड क्या है? बाकी सारा सेक्शन वी हैव डन। अब हमें समझना है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो पहले देखते हैं एक्सप्रेस बार। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई अलग से लॉ बना है और उस लॉ ने क्लियरली कह दिया कि इस सब्जेक्ट मैटर के जितने भी मामले होंगे ये पर्टिकुलर कोर्ट या ट्रिब्यूनल देखेगा जो कि उस एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं बात करूं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए रेंट कंट्रोल एक्ट है। रेंट कंट्रोल सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे उनके लिए रेंट कंट्रोल की अलग कोर्ट्स बना दी गई। तो एक्सप्रेसली ये कहा गया कि जितने भी रेंट कंट्रोल के मामले होंगे वो कौन देखेगा? रेंट कंट्रोल वाली कोर्ट्स देखेंगी। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगी तो सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट्स नहीं देखेंगी। एक्सक्लूड कर दिया गया सिविल कोर्ट्स को, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए लेबर कोर्ट है, लेबर लॉज बने। लेबर लॉज में कहा गया कि जो भी मामला लेबर से संबंधित होगा, लेबर एक्ट से संबंधित होगा, वो कौन देखेगा? लेबर कोर्ट देखेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया कि ओनली लेबर कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ लेबर कोर्ट्स देखेंगी। जब उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ लेबर कोर्ट देखेगी, इसका मतलब सिविल कोर्ट नहीं देखेगी। तो यहां पर क्या हो गया? एक्सप्रेस बार हो गया कि सिविल कोर्ट इन मामलों को नहीं देख सकते। और देखते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड है। इनकम टैक्स एक्ट ने अलग से स्टैच्यूट बना, इनकम टैक्स एक्ट, और उन्होंने अपने कोर्ट एस्टेब्लिश की उस स्टैच्यूट के तहत, और ये कहा कि जितने भी इनकम टैक्स के मामले होंगे जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आएंगे वो स्पेशल कोर्ट्स देखेंगी, वो सिविल कोर्ट नहीं देखेंगी। ठीक है, तो जब भी आप एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर उसको एक्सक्लूसिवली एक कोर्ट को जुरिसडिक्शन दे देते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्ट को, तो बाकी सारी कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन खत्म हो जाती है। तो सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन भी खत्म हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के एक्सप्रेस बार में यह है कि जब हम पर्टिकुलर स्टैच्यूट बनाते हैं या बिना स्टैच्यूट बनाए भी अगर हम एक प्रोविजन के तहत अगर हम उसकी एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन एक कोर्ट को दे देते हैं तो बाकी सभी कोर्ट एक्सक्लूड हो जाएंगी। यही मतलब होता है एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन देने का, कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये मामले ये वाली कोर्ट्स ट्राई करेंगी। तो जब ये वाले मामले ये वाली कोर्ट्स ट्राई करेंगी तो जो बाकी सब कोर्ट्स हैं वो ट्राई नहीं कर सकते, तो सिविल कोर्ट भी ट्राई नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई मीन बाय एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन और एक्सप्रेस बार। ठीक है, अब आते हैं हम इंप्लाइड बार पे। देखिए इंप्लाइड बार में क्या हो रहा है, स्पेशल स्टैच्यूट तो बना दिया गया लेकिन एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन या एक्सप्रेस बार नहीं किया गया। मतलब उनकी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं है कोर्ट को लेकर कि कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी। ठीक है, देयर इज नो डिक्लेरेशन। एक्सप्रेस बार में क्या था, उन्होंने कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया था कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये कोर्ट ट्राई करेगी, जब ये कोर्ट ट्राई करेगी तो बाकी नहीं करेंगी। ठीक है, इंप्लाइड बार में क्या है, स्पेशल स्टैच्यूट तो है लेकिन डिक्लेरेशन नहीं हुई कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कोर्ट करेगी या सिविल कोर्ट नहीं करेगी, इस तरीके की कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा कि भैया सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन है भी या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे भाई पर्पस ऑफ स्टैच्यूट क्या था। भैया स्पेशल स्टैच्यूट आपने बनाया तो हम उसका पर्पस देखेंगे, उसके बाद हम स्कीम ऑफ स्टैच्यूट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेमेडीज अवेलेबल, कौन कौन सी रेमेडीज इस स्टैच्यूट के तहत अवेलेबल हैं वो देखेंगे। ये सभी सारे फैक्टर्स देखने के बाद हम ये अंदाजा लगाएंगे कि जो स्पेशल स्टैच्यूट में जो कोर्ट्स बनी हैं, बेशक डिक्लेरेशन नहीं दिया एक्सक्लूजन का, लेकिन क्या ये सब देखने के बाद हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये कोर्ट देखेंगी। तो यहां पर हम इंप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्रेस में क्या था, एग्जैक्टली बता दिया गया। इंप्लाई में हम अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा किससे लगाएंगे, हम इन सब पहलुओं से मिलकर अंदाजा लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है
कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स जो कि कंज्यूमर कोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, कंज्यूमर रिलेटेड कोर्ट्स वाला मामला। तो आई होप दिस इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस बार इज क्लियर नाउ, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो हमें देख लेना चाहिए, दैट इज धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1968 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह कहा गया था कि भैया कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, इनफैक्ट दे गिव 4 सिचुएशंस जहां पर एक्सप्रेस बार होने के बावजूद भी बार इफेक्टिव नहीं होगा और सिविल कोर्ट्स उन मामलों को देख सकती हैं। मैं बोल रहा हूं एक्सप्रेस बार था, एक्सप्रेस बार होने के बावजूद भी सिविल कोर्ट्स उन मामलों को देख सकती हैं इन 4 सिचुएशंस में। वो 4 सिचुएशंस कौन सी हैं? पहली सिचुएशन है कि स्टैच्यूट, जो स्पेशल स्टैच्यूट बना है वो अपने आप में अल्ट्रा वायरस है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। स्पेशल स्टैच्यूट ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। दूसरा, स्पेशल स्टैच्यूट तो ठीक है लेकिन जिस प्रोविजन के तहत कोर्ट बनाई गई हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। तीसरा, स्पेशल स्टैच्यूट भी ठीक है, प्रोविजन भी ठीक है, लेकिन उस कोर्ट जो ट्रिब्यूनल है, जो वो कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल या कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा है, वो कोई ऐसा प्रिंसिपल वॉलेट कर दे जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि इनहेरेंट प्रिंसिपल है जस्टिस का, ठीक है। तो यहां पर स्पेशल स्टैच्यूट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोविजनल भी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन कोर्ट्स जो हैं वो ग्रॉस वायलेशन कर रही हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का या बाकी किसी ऐसे प्रिंसिपल का जो इनहेरेंट प्रिंसिपल है जस्टिस को लेकर। और चौथा, ट्रिब्यूनल या स्टैच्यूट जो उन्होंने बताया है वो एडिक्वेट रेमेडीज नहीं दे रहा है। The special statute or the tribunal which has been created is not able to provide the adequate remedy। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं? इससे मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जब भी आपकी राइट इन्फ्रिंज हुई तो आपके पास रेमेडीज हैं, लेकिन मान लीजिए स्पेशल स्टैच्यूट या ट्रिब्यूनल कोई रेमेडी मिस कर रहा है, वो रेमेडी वहां पर है ही नहीं, तो भैया फिर तो हमें सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए ना, हमें तो रेमेडी लेनी है अपनी। लेकिन आपने जो स्टैच्यूट बनाया, जो आपने ट्रिब्यूनल बनाया, वो हमें रेमेडी दे ही नहीं पा रहे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इनकम टैक्स आईटी ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इनकम टैक्स के तहत आने वाले आईटी ट्रिब्यूनल्स हैं जहां पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत आने वाले केसेस जाते हैं। अब आईटी ट्रिब्यूनल्स को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे रखी है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब हुआ कि भैया सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई करेंगे तो सिविल कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आईटी टैक्स ज्यादा भर दिया जाए, इनकम टैक्स ज्यादा अमाउंट ले लिया गया है, तो उसकी रिकवरी कैसे हो उसके बारे में ना तो ट्रिब्यूनल कुछ कह रहा है और ना, सॉरी, उसके मामले में एक्ट बिल्कुल साइलेंट है, एक्ट इज साइलेंट। तो अब क्या करें? अब हम, क्योंकि रेमेडी एडिक्वेट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? हम सिविल कोर्ट जा सकते हैं। मैं इसको दोबारा बताता हूं, मैं थोड़ा सा बीच में शायद कंफ्यूज कर दिया आपको। मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट बना, उससे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स बने, और ये कहा गया कि इनकम टैक्स के तहत आने वाले जितने भी मामले वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स देखेंगे। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दी, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दी तो इसका मतलब सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई, कोई है ही नहीं जुरिस्डिक्शन। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर एडिक्वेट रेमेडीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर ज्यादा टैक्स ले लिया गया तो एक्ट साइलेंट है, कोई एडिक्वेट रेमेडी है ही नहीं। तो भैया जहां पर एक्ट साइलेंट है और एडिक्वेट रेमेडी है नहीं तो क्या करेंगे? फिर हम सिविल कोर्ट जा सकते हैं। दिस वाज दी 4th पॉइंट। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए जहां पर एक्सप्रेस बार होने के बावजूद भी सिविल कोर्ट जा सकते हैं। पहला कि वो पूरा स्टैच्यूट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, दूसरा स्टैच्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तीसरा स्टैच्यूट प्रोविजन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर कोई और जस्टिस से रिलेटेड प्रोविजन है या प्रिंसिपल उसको फॉलो नहीं किया जा रहा हो, और चौथा मैंने आपको बताया कि जो ट्रिब्यूनल है या जो एक्ट है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं दे रहा है। अगर एडिक्वेट रेमेडी नहीं दे रहा है तो भाई हमें तो एडिक्वेट रेमेडी देनी पड़ेगी, इसलिए हम रास्ता खोल देते हैं सिविल कोर्ट का कि कोई बात नहीं, जो रेमेडी आपको ट्रिब्यूनल से नहीं मिल रही है, आपको इस एक्ट से नहीं मिल रही है, आप सिविल कोर्ट जाके ले लो, जो आपको वहां पर रेमेडी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, विच इज एडिक्वेट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर।
एक मिनट, कितनी देर का एपिसोड हो गया? 54 मिनट्स का हो गया. देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस. आई एम नॉट श्योर शैल आई डिस्कस इट इन दिस एपिसोड और इन द नेक्स्ट एपिसोड. इसी एपिसोड में कर लेते हैं ताकि सेक्शन 9 पे ऊपर ये कंप्लीट एपिसोड आपका हो जाए. कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद वी विल फिनिश दिस एपिसोड. पहला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक महिला है जो कि बुर्का पहनती हैं, पर्दानशीन महिला है, और उनकी राइट को इन्फ्रिंज कर दिया जाए, उनको बुर्का ना पहने दिया जाए, तो विल इट बी ए सूट ऑफ सिविल नेचर? देखिए, फर्स्ट प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि जो बुर्के की बात है दैट इज़ अ रिलीजियस इशू, लेकिन मोर देन द रिलीजियस इशू इट इज़ ऑल्सो अ इशू ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्यों, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? बिकॉज इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21. एक सेकेंड यार, हाँ जी सॉरी, आर्टिकल 21 में आएगा, क्योंकि उनका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी भी आती है, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी भी आती है. ठीक है, तो जो मेन इशू है उसमें वो आर्टिकल 21 का है, रिलीजियस इशू मेन नहीं है. द मेन इशू इज दी आर्टिकल 21. ठीक है, ये पेरिफेरल इशू है, मेन इशू इज दी आर्टिकल 21 इशू, पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी को लेके. सो इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर. ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगी. ठीक है, दूसरा देखते हैं. सबरीमाला का जो इशू था जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी मंदिर में, वो इशू हम किस में मानेंगे? देखिए अगेन वो प्राइमा फेसी लगे कि वो रिलीजियस इशू है. ठीक है, लेकिन रिलीजियस इशू होने के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 19(1) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21. ठीक है, तो मुद्दा सिर्फ रिलीजियस नहीं है, मुद्दा आपकी राइट्स का है. तो यहाँ पर मेन इशू क्या था? आपकी राइट्स इशू थी. ये आपका पेरिफेरल इशू है कि रिलीजियन क्या कहता है. हो सकता है इनका जवाब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन मेन इशू वाज राइट्स, देयरफॉर इट वाज अ सूट ऑफ सिविल नेचर. ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाइए, मान लीजिए आपकी राइट है टू टेक आउट प्रोसेशन, राइट टू टेक आउट प्रोसेशन. तो अगर ये इन्फ्रिंज होती है तो क्या होगा? बिल्कुल जी, सूट ऑफ सिविल नेचर होगा. क्यों? क्योंकि आपकी आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन क्या कहते हैं, इन्फ्रिंज हो रही है, जो कि आपको कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन. तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें मंदिर में वर्शिप करने को लेके, तो उसमें भी आपकी आर्टिकल 25 इन्फ्रिंज हो रही है, तो वो भी सूट ऑफ सिविल नेचर होगा. राइट टू वोट है, मान लीजिए वो आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, तो राइट टू वोट इज ऑल्सो अ राइट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपकी राइट इन्फ्रिंज हो रही है, इसलिए सूट ऑफ सिविल नेचर होगा. ठीक है, तो इसमें जो मेन इशू है वो लीगल इशू होगा. तो आई होप ऑल दिस इज क्लियर. एक एग्जांपल और है इसमें कि मान लीजिए एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट है. एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, देखो अगर आपको जाति से निकाल दिया गया तो इसमें कोई लीगल राइट नहीं है, मतलब देयर इज नो लीगल राइट टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर कास्ट. लेकिन उस जाति के निकालने से अगर आपकी राइट टू शेल्टर या राइट टू फूड और कोई राइट इन्फ्रिंज होती है, तो फिर वो सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा. लेकिन आप ये कह दें कि जी गांव वालों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि हम इसे जाति से निकालते हैं, तो दैट इज नॉट ए राइट ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर, बिकॉज देयर इज नो राइट बीइंग इन्फ्रिंज. लेकिन उस जाति से निकालने के कारण मान लो आपको आपके घर में ना घुसना दिया जाए, गांव में ना घुसने दिया जाए, आपको खाना ना लेने दिया जाए, फिर जैसे ही आपकी ये वाली राइट इन्फ्रिंज होती है तो राइट ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर बन जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ कास्ट से निकाल रहे हैं कि भैया हम तुम्हें जाति से निकाल देते हैं, तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. अब हम बात करें, मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, मिस्टर एच हैं जो कि हस्बैंड हैं. ठीक है, और ये डब्ल्यू होगी, उनकी वाइफ होगी. एच जो है वो दूसरी शादी कर रहे हैं लेडी से, एल. ठीक है, तो वाइफ ने उन्हें रोकने के लिए सेक्शन 38(1) स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत परपीचुअल इंजंक्शन का केस किया है. ठीक है, तो क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा? सवाल ये बनता है. देखिए पहले तो मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ परपीचुअल इंजंक्शन सेक्शन 38(1) का सीन क्या है. मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई लीगल ऑब्लिगेशन है और वो ऑब्लिगेशन तोड़ रहा है या तोड़ने जा रहा है, तो उस ऑब्लिगेशन को वो ना तोड़े, उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है 38(1)
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट परपेचुअल इंजंक्शन के तहत। इंजंक्शन होता है किसी को रोकना कि भैया कोर्ट ये आदेश दे कि आप ये काम ना करें। तो शादी के मामले में हस्बैंड का ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी ना करे। तो अगर वो इस ऑब्लिगेशन को तोड़ रहा है या तोड़ने जा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट 38(1) में एप्लीकेशन लगा सकते हैं परमानेंट इंजंक्शन के लिए। ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या है कि क्योंकि देखिए अब इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि क्या लीगल राइट है महिला का कि वो उसकी लीगल वेडेड वाइफ है। लीगल वेडेड वाइफ होंगी तो लीगल राइट होगा। तो मेन मुद्दा इसमें क्या है, लीगल राइट का ही आ गया ना। तो जैसे ही मुद्दा लीगल आ गया तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। उसके बाद आते हैं, मान लीजिए ये फेस्टिवल था और मिस्टर ए गए मिस्टर बी के पास चंदा मांगने के लिए कि यार चंदा दे दो। ठीक है, अब मिस्टर बी ने, एक सेकेंड यार, मैं प्रॉब्लम एक बार दोबारा, ओके नाउ आई एम एबल टू रिकॉल दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ए मिस्टर बी के पास चंदा मांगने गए हैं। बी ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है भाई मैं तुम्हें इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए डोनेशंस दान चंदा दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बाद में मिस्टर बी ने दिए नहीं। तो क्या ए जब उनके ऊपर सूट डालेंगे तो सूट ऑफ सिविल नेचर है? द आंसर इज नो, ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए बी ने कहा कि ठीक है भाई मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, अब उस 10,000 के बेस पर, इस प्रॉमिस के बेस पर ए ने कुछ ऑर्डर कर दिया और वो चीज़ ऑर्डर होकर आ गई। अब ए के पास पैसे नहीं है तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी के प्रॉमिस पर ए ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसने 10,000 रुपये प्रॉमिस किए तो ए ने अपनी पोजीशन चेंज करते हुए कुछ ऑर्डर कर दिया। अब ए के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। तो क्योंकि बी के प्रॉमिस पर उसने पोजीशन चेंज करी है तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होने के कारण डिफेंडेंट विल बी लीगली बाउंड। ठीक है, अब ये लीगली बाउंड हो गया। पहले लीगली बाउंड नहीं था। मैंने क्यों कहा पहले वाले मामले में कि सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है? क्योंकि पहले वाले मामले में कोई लीगल बाउंडेशन नहीं थी। मान लीजिए बी उसे प्रॉमिस कर रहा है और कल को वो प्रॉमिस पूरा नहीं करता है तो प्रॉमिस है, लीगल बाउंडेशन कोई नहीं है। लेकिन अगर उस प्रॉमिस के बेस पर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली मिस्टर ए ने, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगने के कारण अब डिफेंडेंट जो है वो लीगली बाउंड हो गया। और अगर डिफेंडेंट लीगली बाउंड हो गया तो अब वो सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा। चलिए, विद दिस वी एंड दिस एपिसोड एंड वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल दी मेजर इश्यूज रिलेटेड टू सेक्शन 9। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।